रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उस शख्स का नाम है डॉक्टर सैयद सुजात कामिल साहब। डॉक्टर सैयद सुजात कामिल साहब एक काबिल शख्सियत है। ये डॉक्टर है प्लस प्रोफेसर रह चुके हैं। ये फिलहाल नांदेड़ के उर्दू घर में एज ए मैनेजर के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। नांदेड़ का उर्दू घर जिसकी संग बुनियाद 2014 में डाली गई थी, वो बनकर तैयार होने के बावजूद भी उसे चालू नहीं किया गया था। तब नांदेड़ के जागरूक मुस्लिम नौजवानों ने एक जोरदार मुहिम चालू की थी। रास्ते से लेकर सोशल मीडिया तक उन्होंने इसके लिए जोरदार मुहिम का आगाज किया और इन्हें कामयाबी मिली। बहुत जल्द नांदेड़ उर्दू घर का आगाज हुआ। क्या नांदेड़ उर्दू घर में वही कार्य, वही प्रोग्राम लिए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद इन मुस्लिम नौजवानों को थी? इन सभी बातों का जवाब हम लेंगे डॉक्टर सैयद सुजात कामिल साहब से। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो साथियों, आइए मिलते हैं डॉक्टर सैयद सुजात कामिल साहब से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस रूबरू के प्रोग्राम में। आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों से करवाइए। सबसे पहले तो जावेद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस नाचीज़ को आप रूबरू के लिए आपने चुना। बस तारुफ मुख्तसर सा ये है कि मैं डॉक्टर सैयद सुजात अली 22 मई 1960 निज़ाम के शहर हैदराबाद में जो है मीर इनायत अली व सकीना मूसवी के यहाँ पैदा हुआ। हमारे नाना जो है अब्दुल्ला हुसैन मूसवी वो पुलिस इंस्पेक्टर है। दादा मीर हुसैन अली ये फौज में रहे और वालिद हमारे जो है वो लैंड रिकॉर्ड में थे। हमारा बचपन हैदराबाद की गलियों में गुजरा और उसके बाद 1969 में जिस वक्त तेलंगाना एजुटेशन चला, हमारे वालिद की सर्विस परभनी में थी, तो उन्होंने ये तय किया कि जो है फैमिली को साथ रखा जाए। तो हम 1969 में उस्मानाबाद में आए। वहाँ 1 साल रहे। उसके बाद 1970 में नांदेड़ में महल मढ़ाई में हम लोग आए। मेरी इब्तदाई तालीम 5वीं से 7वीं तक जो है वो जिला परिषद हाई स्कूल में इतवारा में हुई। अच्छा। और 8वीं से 10वीं, बल्कि 7वीं का आधा हिस्सा सेकेंड टर्म से 10वीं तक मैं मदीना तिलूम का तालिब इल्म रहा। 1976 में जो है मैंने मैट्रिक पास किया। 78 में यशवंत कॉलेज में 11-12 साइंस मैंने किया। लेकिन साइंस, चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन था, तो साइंस मेरा जो है वो कप ऑफ टी नहीं था। और मैं जो है जब साइंस का इम्तिहान दिया तो मैं उसमें 2 सब्जेक्ट में फेल था। तो बाद में मैंने ये सोचा कि भाई साइंस मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर मैं आर्ट्स में आया। फिर आर्ट्स का इम्तिहान मैंने दिया। उसकी ख़ास बात यह है कि उस वक्त तक वालिद मुझे जो है पॉकेट मनी दिया करते थे। तब मैंने ये तय किया कि जो शख्स नाकाम है उसे पॉकेट मनी लेने का कोई हक़ नहीं है। तो मैंने 1978 से वालिद से, और जब तक कि मैं कमाने नहीं लग गया तब तक उनसे जो है पॉकेट मनी जो थी वो मैंने लेनी बंद कर दी। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंसान अगर दिल में ठान ले तो खुशियाँ उसकी बाज़ वक्त गम में तब्दील हो जाती है और गम जो है वो खुशियों में तब्दील होता है। तो मेरे ये नाकामी के गम को थोड़ी देर के लिए आप ये कह सकते हैं, मैंने ये तय किया कि मैं कोई भी ईद के दिन कभी कोई नया कपड़ा नहीं पहनूंगा। उसकी वजह यह है कि वो मैं जिस दिन मैं वो नया कपड़ा ईद के दिन खासतौर से वो इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ कि वो मुझे याद दिलाता है कि मैं कभी नाकाम था। कभी नाकाम थे और अब तो कामयाब है। कामयाब हैं, लेकिन वो मेरा अपना ये, और आपके मतलब शायद मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैं ये दूसरी मर्तबा मतलब किसी पब्लिक पे आपके साथ बोल रहा हूँ, वरना मैं ये बात को बोलता इसलिए नहीं। मैं बिल्कुल 25-30 साल रोज़े मुसलसल रखता रहा। ईद के वक्त भी जब भी आता था, मगर मेरे वालिद जन्नत जो है नसीब में इनायत थी, उन्होंने कभी पलट के ये नहीं पूछा कि भाई तुम ये जो है मतलब
ये यानी बिदती से समझिए उसको कि आप रहते हैं, आप टीचर हैं और आप ये नहीं करते, कभी नहीं बोले। वालदा हमेशा जो है बोलती रही कि भाई तुम ये क्यों जो है नहीं आपने करते। कॉलेज लाइफ का बता दिया सर, आगे का? उसमें उसके बाद ये हुआ कि मैं बीए, हम लोग हमारा फिर ट्रांसफर हो गया, मढ़ई में मैं यहाँ रहता था, फिर परभनी हम चले गए। परभनी जाने के बाद जो है मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसके बाद जो है मैं ट्यूशन लेता था। उसके वालिद से चूंकि हमने तय किया कि भाई पैसे लेना नहीं है, लेकिन हमारे वालिदैन का भी बड़ापन कि मैं जहाँ सोता था, जो मेरी पॉकेट मनी थी महीने की 50 रुपए 60 रुपए, वो तकिए के नीचे उन्होंने वहीं रख देते। नहीं लेता मैं अगर नहीं था, मगर वो पैसे मेरे वहीं रहते थे और वो आखिर तक वहीं रहे जहाँ मतलब थे वो उसको, और फिर एक बहुत बड़े काम में वो काम भी आया बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैंने इसलिए किया दरअसल कि मेरा एक उसूल है कि आप दूसरों को तकलीफ मत दें, पर अपनी पेशानी पे गम सजा कर कभी मत निकलें, क्योंकि आप अगर गम सजा के निकलते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आप अपने जो आपके ख्वाहिशात हैं, जो आपके टारगेट है, वो अपने दिल में रखिए और उसको अमल में लाइए, तब जाके आप आज ठीक है प्रोफेसर सैयद शुजात अली एक नाम हो सकता है, प्रोफेसर प्लस डॉक्टर। पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में किया आपने? मैं जो है मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम किसी यूनिवर्सिटी में हासिल करूं, मगर घर के हालात या हमारे उसकी वजह से हम कभी मतलब रेगुलर नहीं पढ़ सके। तो फिर मैंने एमए करने के बाद इंग्लिश से मेरा पहले एमए है पीपल्स कॉलेज से, उसके बाद एमए उर्दू मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पास किया। उसके बाद फिर जो है मैं यशवंत कॉलेज में आ गया 93 में। उसके बाद जो है 95-96 में जो है एक ऐड आया, तो फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो है क्लियर किया। उसके बाद मैं 98 में वहाँ पर जो है पीएचडी में एज ए रेगुलर तालिब इल्म के मैं वहाँ पर शरीक रहा। और मैंने 2000 में, उस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि 20 साल में किसी भी शख्स ने 2 साल में डिग्री कंप्लीट नहीं की पीएचडी की। मैंने 2 साल में वो पीएचडी की डिग्री वहाँ से कंप्लीट की और उसके सिलसिले में मैं इंग्लैंड और जर्मनी भी गया और फिर 6 कंट्री, और वहीं से चूंकि मेरा वीज़ा 6 महीने का था और जिनके पास मैं ठहरा था मरहूम सैयद आशुर काज़मी, उन्होंने मुझे यूरोप का टूर करवाया। तो मैं महाराष्ट्र का पहला तालिब इल्म हूँ जो यूनिवर्सिटी के खर्च पर 2 साल की लीव के लिए हैदराबाद में रहते हुए मैंने पीएचडी की, और इंग्लैंड और जर्मनी जाने के लिए भी मेरे को यूजीसी ने स्पॉन्सर्ड किया। और एक ख़ास बात उसमें यह भी है कि मेरे कॉलेज ने मुझे 20,000 रुपये हैंड लोन दिया कि भाई हमारे जा रहा है यशवंत कॉलेज में। और जाकिर हुसैन हाई स्कूल के रशीद इंजीनियर मरहूम इंतकाल कर गए, उन्होंने एक तरफ का किराया जो है कि भाई हमारे स्कूल का एक टीचर बाहर जा रहा है, एक तरफ का किराया उन्होंने दिया। और सैयद अहमद एक एमएससीबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने वापसी का किराया दिया। सिर्फ उनके बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था और बोले इतना शख्स हमारा गया है। तो ये मेरा तालीमी सफ़र आपके सामने है। सर अब आते हैं नांदेड़ के उर्दू घर पर। सर उर्दू घर की कल्पना किसकी थी? देखिए इसमें तो मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के दावे मतलब करते आए हैं। और एक इंटरव्यू में बल्कि 2013 में ये किसी प्रोग्राम में मैंने भी यस आपका हमने वो इंटरव्यू देखा है, यूट्यूब पर देखा है वो हमने। मैंने भी मतलब उसको वो किया कि मैं ये नहीं बोलता कि उसको ये प्योरली जो कल्पना जिसको बोलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है साबिक़ा चीफ मिनिस्टर अशोक राव चौहान साहब की है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि उनके वालिद उर्दू से पढ़ते थे, उर्दू से उन्होंने तालीम हासिल की। पहली उर्दू एकेडमी भी शंकरराव चौहान मरहूम ने जो है कायम की। एक मैं सियासी तौर पे अगर बोले तो आप मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे चचा ससुरे भी कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी रहे हैं 2 टर्म से हैदराबाद से। अच्छा। जो एम.ए. खान साहब उनका नाम है। और यहाँ जब अशोक राव के चीफ मिनिस्टर थे तो उसकी मुहिम के सिलसिले में सोनिया गांधी के साथ वाहिद तकरीर करने वाले अपने स्टेडियम में वो थे, तो मेरे घर भी आए थे वो जी। और रहे भी। जी। तो ये पूरा का पूरा जो है जो आइडिया जो था आपका ये कहना है कि भूतपूर्व जो अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बिल्कुल बिल्कुल वो उनका ही है। इसीलिए उसकी वजह ये है कि आपको अभी भी एक मुझे कल फोन आया था कि जो मालेगांव में भी उर्दू घर शुरू हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है और इतनी जो उसके अंदर है। और
ये 2013 में आपने एक इंटरव्यू में या एक स्टेज पर आपने इसके ताल्लुक से बात रखी थी। उस टाइम पे उस स्टेज पर जहाँ तक मेरा ख्याल है अशोकराव चौहान भी मौजूद थे। नहीं, उन्होंने ओम प्रकाश खन्ना सर उन्होंने जी, थे, और उसके जी। बाद सत्तार साहब अपने जो है मेयर थे वो, जी, जी। उन्होंने वहाँ पे थे मौजूद। अच्छा। और उस वक्त वो जमीन ढूंढ रहे थे वो। यस यस यस। ये जो है उसकी वो है। अच्छा। बाकी के लोग क्या क्लेम करते ये हैं, 2013 की बात है ये सर। 2013 की बात और 2014 में जी। 2014 में इसका आधारशिला जिसको कहते हाँ, हैं संगे बुनियाद संगे रखा बुनियाद। गया। जी, आरिफ मोहम्मद खान, हाँ, अजहरुद्दीन, जी। क्रिकेटर अजहरुद्दीन वो आए थे। जी, उस टाइम पर आरिफ नसीम खान ने एक बयान स्टेटमेंट दिया था कि ये जो उर्दू घर को वो मुगल कालीन महलों की तरह बनाएंगे, और वहाँ पर बहुत सारी सहूलियात के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। भी जो बना हुआ है उर्दू घर, क्या उन्होंने जिस तरीके से कहा था उसी टाइप में बना है? मुगल मोनार्क उनका जो मुगल क्या बोलेंगे आपको, तर्ज तालीम, अपने क्या तर्ज तामीर जो रहा है तमाम बिल्डिंगों का, चाहे आप लाल किले को देख लीजिए, चाहे दूसरे बिल्डिंगों को देख लीजिए, इसमें आपको खास बात ये रखेंगे कि इसके जो दरवाजा है ये काफी ऊंचा है, जो दरवाजा यहाँ दाखिल होता है। और उसके बाद अंदर आने के लिए जो हाल मेन जिसके लिए ये उर्दू घर तामीर हुआ है, सकाफती जो है प्रोग्राम लेने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर के हिस्से में मुगल मोनार्क है कि वहाँ पर मुगल के जो है दरबार में खवातीन को बैठने का जो वो था हिस्सा वो अलग था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दोनों तरफ अगर बीच से आप पर्दा अगर बांध देते हैं तो खवातीन जो है बेपर्दगी का जो है उनको सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की। एक हाल महल तो नहीं बन सकता ना है वो, लेकिन ये कि ये बात जरूर है कि मैं हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने तालीमी सफर के दौरान गया हूँ, इतना बड़ा वसी हाल उर्दू के लिए कहीं पर भी नहीं। सर 2014 में इसकी संगीत बुनियाद रखी गई और इसे कंप्लीट होने में कितने साल गुजर गए? 16 में तामीर हो गया था वो 2016, उसके अंदर इनाग्रेट उसके अंदर आ गया। 2014 में आधारशिला, हाँ 16 में 2016 में तामीर हो चुका था। हाँ, इनाग्रेशन कब हुआ सर? इनाग्रेशन तो पिछले जो है 2020 में कुछ इनाग्रेशन इसका हुआ वो। मैं चूंकि यहाँ था नहीं 5 साल, जी। जलगांव में था प्रिंसिपल के हैसियत से, जी। तो उस प्रोग्राम में भी मैं शिरकत नहीं कर सका। बीच में हुकूमत बीजेपी की थी। ये वजह इतना टाइम जो बन के तैयार होगा था, नांदेड़ शहर के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम नौजवान हैं उन्होंने इसे चालू करवाने के लिए बहुत मुहिम शहर भर में चलाई थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज दूसरे का। यहाँ के नौजवानों ने यकीनन उसकी मुहिम चलाई। कई लोग नाराज भी हुए, बल्कि उसमें मेरे बहुत करीब तरीन दोस्त भी हैं, वो उनका ये कहना है कि मैं भूख हड़ताल की मैंने जो है नोटिस भी दिया था और मैंने शुरू किया। अफसोस का मुकाम तो ये है कि मैं समझता हूँ, मैंने अपने किसी एक बयान में भी मैंने कहा था कि ये कितना सुनहरी मौका है कि एक हमारे पूरे में कसीर आबादी के में ये उर्दू घर मौजूद है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सकाफती कमेटी है, उसके सीनियर मेंबर में जो है एडवोकेट अब्दुल रहमान सिद्दीकी भी हैं, और वो इत्तेफाक से उस दौरान डीपीडीसी के भी मेंबर थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर उर्दू घर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने फंड की डिमांड की। तो उनको जो है उस वक्त के साबिका कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर साहब ने जो है कुछ अशोकराव साहब के सिफारिश पर कुछ बजट जो है उन्होंने मंजूर किया। और वो देखिए उस शख्स का विजन जिसे बोलेंगे हम, वो ये था कि उसने उस बजट को कॉम्पिटिटिव माइनॉरिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किताबों में तब्दील की उन्होंने। तो आज तकरीबन 18 से 20 लाख की किताबें, मैंने रहमान सिद्दीकी की वो मसाई कि भाई उन्होंने फंड दूसरे मत के लिए भी अगर मांगा होगा तो, लेकिन ये फंड उन्होंने उसके लिए किया। अब यहाँ जो आया है, अब जो आप बता रहे जिन नौजवानों ने कोशिशें की, अब उन नौजवानों का काम ये है कि इससे इस्तेफादा हमारी नौजवान नस्ल कैसे कर सके, ये उनका काम है। अगर आप ये कहें कि भाई हमने कोशिश की, हमने लाया, बेशक देखिए कुरान की एक आयत का तर्जुमा मैं अगर वो कहूँ तो ये नहीं, तो खुदा ने उसमें कहा कि मैं जिससे चाहूंगा
काम ले लूंगा। निश्चय। और उन्होंने आप लोग उन नौजवानों से वो काम ले लिया जो काम लेना था। अब उन नौजवानों का काम ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को महफूज करते हुए, मेरा ख्याल है परसों आप हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें एक बात निकली थी कि भाई ये मसाबकती इम्तिहान को किस तरीके से हम रूबे अमल में ला सकते सर इसके ताल्लुक से हम आगे बढ़ेंगे। मेन मकसद उर्दू घर का क्या है? मेन मकसद तो जो है आप कल्चरल प्रोग्राम ले सकते हैं, सखाफती, उसमें आप मुशायरे ले सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं, सिंपोजियम ले सकते हैं, आप तकरीरी मुकाबले ले सकते हैं। और वहाँ पे माइनॉरिटी सिर्फ उर्दू के लिए ही बोल के नहीं, अगर मराठी वाले भी चाहें, गुजराती वाले भी चाहें और जो है वो तो वो लोग ड्रामे भी वो ले सकते हैं। कल्चरल जो भी महाराष्ट्र के इवेंट है वो अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। अभी तक कितने हुए सर? अभी तक तो जो है पिछले साल तक तो बहुत कम उसकी वो थी, क्या बोलेंगे, रेंट की वजह से। लेकिन फिर कलेक्टर साहब और हमारे कल्चरल कमेटी का भी इसरार था कि भाई जो इतने पैसे दे नहीं सकते, तो उसमें पैसे कम होने से अभी तक 20-22 प्रोग्राम अब जो है वहाँ पर हो गए और इंशाल्लाह अब उसकी तादाद बढ़ते रहेगी। जैसे मेरा भी सवाल वो ये है कि हमारे लोग दरअसल इससे वाकिफ भी नहीं है, फायदा उठाना भी नहीं चाहते। अगर वो लोग आगे आए, जैसे स्कूल के मदारिस हैं, स्कूल वाले हैं, मदरसे वाले, मदरसों के लिए उसमें ये है कि भाई आप मजहबी प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी असनाद की तकसीम का प्रोग्राम अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते। और मैं आपके इस रूबरू प्रोग्राम के जरिए मैं तमाम शहरियान से भी अपील करूंगा कि आप स्कूल की गैदरिंग ले सकते हैं हमारे पास। जैसे पिछले दिनों एक सीनियर कॉलेज की जो है असनाद की तकसीम जो है वहाँ पर रूबे अमल में आई। एज ए मैनेजर बोलकर आप उर्दू घर में कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं जो है 31 दिसंबर 2021 में मैं जो है आया और जो है तकरीबन अब साल भर होने के लिए जो है आता है। आपसे पहले? मेरे से पहले जो है सलीम खान बोल के जो है ITI में इंस्ट्रक्टर थे, बाद में परभनी में वाइस प्रिंसिपल बोल के वो गए थे। दरअसल ये पोस्ट क्लास 2 की रिटायर्ड उसके लिए रखी गई है। जैसे एक लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, हमारे गुलाम मोहम्मद साहब वो जो है कारपोरेशन में जो है लाइब्रेरी में थे, वो समाजते हैं। और वो एक क्लर्क हैं मोहम्मद साजिद, वो SRT यूनिवर्सिटी में थे, तो वो एक परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर है। बाकी के 3 लोग। सर उर्दू घर में एक लाइब्रेरी है, उसके ताल्लुक से जरा तफसील में बताइए। देखिए उर्दू घर के आपने लाइब्रेरी देखी है, आपको मालूम होगा कि कई कीमती किताबें वहाँ पर जो मसाबकती इम्तिहान जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो दिल्ली से मुनक़िद होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन उसके तहत होता है, उसकी मेरा एक उसमें यह है कि आप क्लर्क से कलेक्टर भी बन सकते हैं, इतनी किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उन मौजूद किताबों को फायदा उठाने के लिए जो रेस्पॉन्स चाहिए वो रेस्पॉन्स थोड़ा सा कम है उसमें। सर रिस्पॉन्स चाहिए और कम रिस्पॉन्स है, इसमें गलती किसकी है? आपकी कमेटी की है या आप लोगों की है कि आप लोग अपने उर्दू घर को, जिसके लिए नांदेड़ की मुस्लिम नौजवानों ने, जो इंटेलेक्चुअल नौजवान, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उस उर्दू घर को ओपन कराने के लिए, चालू करवाने के लिए। अब इतने वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर कितने कीमती खजाने वहाँ पर है किताबों के जरिए। तो सर वहाँ तक अपने आवाम के लड़के लड़कियां वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे? क्या इसमें आपको नहीं लगता कि आपकी कमेटी या आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? हो सकता है कि हमारी रसाई उन लोगों तक ना हो रही हो जो इसके अहल है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक चीज ये है कि आज की तारीख में 260 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है और 30 से 35 बच्चे कॉम्पिटेटिव। हम उनको जो है थोड़ा सा ये देखते हैं कि रेगुलर आते क्या हो, क्योंकि कैसा है, मैं एक चीज मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ऑल ऑफ द सडन नहीं हो सकती। किसी भी ओहदे को पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स कोई नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म की आपको जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे बहुत से लोग हमारे पास यहाँ पे करियर गाइडेंस के उन्होंने प्रोग्राम लिए, उनसे मेरी गुफ्तगू भी होते रही, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास टैलेंट लड़कियों में है और हमारे पास लड़कियों के पास जो टैलेंट है वो टैलेंट में एक चीज आड़े आती है, वो है उम्र। क्योंकि हमारे पास जल्दी शादियों का रिवाज है और वो होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप बड़ा ओहदा अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपको वक्त देना। देखिए मैट्रिक आपने 15 साल में किया, 17 साल में आपका जो है क्या बोलते हैं 12th हो गया, और ग्रेजुएशन अगर करते हैं
तो आप 20 साल में हैं। Yes. अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाने के लिए आपको 3 से 4 साल तो देने ही पड़ेगा। बच्चा हो या बच्ची 24-25 साल के हो जाते, अगर आप गौर करें अभी हमारे पास जितने कलेक्टर्स ये आ रहे हैं IPS, ये सब पहले डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे। तो अब गैर कौम के पास तो एज का तस्वुर, उनके पास तो लेट शादी का तस्वुर है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो मैं एक मिशन UPSC के तहत हमारे जो NGOs हैं उनके लिए मेरा मतलब एक मशवरा ये है कि वो 8वीं से बच्चों को पिक करें। कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में का एग्जाम लीजिए। देखिए टैलेंट मेरा नहीं होता, टैलेंट आपका नहीं होता, टैलेंट किसी दूसरे का, टैलेंट कौम का होता है। मेरी 35 साल की सर्विस में सिर्फ मुझे 4 से 5 लोग ऐसे बने मिले कि जो कलेक्टर बन सकते थे। एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि मैं डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट के एग्जाम का मैं एग्जामिनर और पेपर सेटर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये चूंकि राज की बात रही थी, इसीलिए चूंकि अब वो मेरा पीरियड खत्म हो गया है, मैंने नहीं बताया वो कि जो मैं था बोल के। मेरा मतलब ये है कि आपके जरिए में जो लोग NGOs काम करते हैं उनको ये आप 8वीं से जी शहर में है सर, शहर में एक NGO है जो बच्चों पर मेहनत कर रही है। 8वीं क्लास के बच्चों को वो वहीं से तैयारी में लगी है। ये जो है जिसके मेन जो है हमारे रेडियंट क्लासेस के अल्ताफ हुसैन सर है। मेरी मुलाकात है और उनसे मेरी बात भी हुई है। और सर उन्हीं की तरफ से एक सवाल ये था कि आपके उर्दू घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई क्लासेस चालू करने वाले हैं क्या? देखिए हमने पिछले कलेक्टर साहब थे, उनको हमने ये रखा था कि हम उनका बोलना ये था कि आप इसको आम नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर अगर है तो उसको नीट के थ्रू 620, 630, 40 नंबर लेने के बाद ही वो डॉक्टर बन सकता। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे फर्ज की जब मेरी उम्र है, अब मैं चाहूँ कि चांद पे जाना, मैं नहीं जा सकता। वो अगर आ भी जाए अपोलो 11, 13 जो भी है, तो मेरी उम्र नहीं देती ना इस बात की इजाजत, क्योंकि मैं नहीं उसके वो जितने भी टेस्ट है वो मैं पास नहीं कर सकता। तो आप ये जो कॉम्पिटिटिव में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्पॉट करना पड़ेगा कि ये 7, 8, 10 बच्चे हैं, ये टैलेंटेड हैं, और इन टैलेंटेड बच्चों के लिए हम ट्रेनिंग का क्या इंतजाम कर सकते हैं। तो मैंने इनसे भी यहाँ पर उनसे भी उस वक्त ये कहा था कि अगर आप टैलेंट स्पॉट ऑन करते हैं तो उसके जहाँ ट्रेनिंग होती है आप उनको वहां भेजिए। यहाँ पर ऑनलाइन के क्लासेस का नज्म किया जा सकता है। अभी जैसे हमारे पास 8 से 10 कंप्यूटर, वाईफाई, ये सब चीजें आने वाली हैं। वो आने के बाद एक इससे पहले डॉक्टर M.A. बशीर हैं, केमिस्ट्री के हमारे साथी रहे एशटन कॉलेज में, उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन किसको देंगे? सबको नहीं दे सकते। जो बच्चा टैलेंटेड है, अगर फर्ज कीजिए कि 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं और एक NGO के थ्रू इनको टैलेंट सर्च करते हैं और उन बच्चों को वो प्रोग्राम के लिए दिए हैं, तो फिर हम कलेक्टर के पास जो है अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं उनके, सर ये बच्चे इतने हैं, आप उसको ऑनलाइन का जो है नज्म कीजिए और वो बच्चे जा सकते हैं। सर अब आते हैं उर्दू घर के किराए पर, आपको नहीं लगता कि किराया कुछ ज्यादा है? क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा? अब तो कम हो गया जी, अभी तो कम हो गया है। ये हमारी सकाफती कमेटी का हमारा, मैं आपको ये बोलूंगा कि उसमें रोल बहुत अहम है। उसमें खास तौर से जो है रहमान सिद्दीकी है, वो मुजफ्फर सर टीचर है, महमूद अली सर का बच्चा है, ये सब लोगों ने जो है उन लोगों ने कोशिश की। और किराया वो 3000 रुपये। आप बताइए 1000 की कैपेसिटी के हॉल में क्या है उसके अंदर? अगर हम किसी कोई कैसा है यहाँ पर जो NGO जो चलते हैं नॉन प्रॉफिट है, तो उन्हें एक दिन का किराया 3000 रुपये भी बहुत लगता है सर। एक दिन का भी नहीं है। देखिए हमारी तरफ से, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पे हम उनको हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम वो करते हैं। टाइम की बाइंडिंग, आप जितने लोगों ने प्रोग्राम कर लिया आप उनको पूछ सकते हैं कि टाइम की बाइंडिंग तो गवर्नमेंट की बाइंडिंग है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। सर स्टडी रूम जो है उसकी टाइमिंग क्या है सर? स्टडी रूम की टाइमिंग उसमें हम लोगों ने ऐसा रखी है कि 11 बजे से लेके दोपहर में, उससे दोपहर में 5 बजे तक। जी। उसकी वजह यह है कि 10, साढ़े 10 तक मैं आता हूँ जी, और मैं आने के बाद थोड़े से ऑफिशियल काम के बाद मैं चुनकर बैठता हूँ, और उसके बाद मेरा अपना जो खास मकसद उसमें ये है कि मैं आने के बाद चूंकि मैं उनकी निगरानी कर सकता हूँ, बच्चियाँ अपनी आती हैं, और 5 बजे का इसलिए रखे हैं कि मेरा मानना यह है कि बच्चियाँ हमारे मगरिब से पहले अपने घर जाना चाहिए, इसीलिए 5 बजे का रखा गया है। कई बार हमारे पास आया, सर हमको आप बैठने के दीजिए, सैटरडे की छुट्टियों में आने के लिए दीजिए। देखिए कैसा है कि
जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आ जाता है तो उसको हम करेंगे, लेकिन ये और देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे मुसलसल अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे खाने का आधा घंटा और नमाज के लिए भी निकाल दिए तो आप 5 घंटे में आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है वो। आप कर सकते हो उसको। आपने जो मशवरा दिया है कि टैलेंट को सर्च करो और उसे ढूंढ कर, तो वो करते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उर्दू घर से उन्हें कुछ मदद मिले, जैसा कि आपके रेंट किराए के बारे में मैंने बताया आपको कि उनके लिए वो आने के लिए तो खैर हमारे पास जो हॉल हैं 2, वो हॉल को अगर समझे हम, आप उनका प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, कलेक्टर साहब के पास ये जो आए उनके पास हम फॉरवर्ड करते हैं। हमारी कल्चरल कमेटी भी है, जनवरी और जुलाई में उनकी मीटिंग होती है, वो लोग भी उसके तरफ वो करेंगे। अगर समझो ये असल में इनके क्लासेस चला नहीं सकते वहाँ। ये जो सबसे बड़ी हमारी अड़चन ये है कि उनके जीआर में वो नहीं है मेंशन कि आप ये क्लासेस चलाओ बोल के। लेकिन अगर एनजीओ जो जिन नौजवानों का आपने जिक्र किया, वो जो लोग हैं, उनका काम ये है कि आप एक नुमाइंदगी कलेक्टर ऑफिस में करें कि भाई सर हम ये इतना देखिए हमने करे, 500 बच्चों का हमने इम्तिहान लिए, उसमें छाट के हमने जो है 30 बच्चे हम लेकर आए। ये बच्चे ऐसे हैं कि अगर ये 2-3 साल इनको ऑनलाइन की क्लासेस अगर चलाई जाए तो ये काम हमारा जो हो सकता है। तो लाजमी बात है कि कलेक्टर साहब नहीं बोलेंगे ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं है, और वो हो सकता है और वो बच्चों का भी काम हो जाएगा और हमारी कौम का जो टैलेंट है वो टैलेंट बाहर आएंगे। तो साथियों, ये थे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सुजात अली साहब ने आपको अपने खुद के बारे में बताया है, और उर्दू घर के ताल्लुक से भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। एनजीओ को इन्होंने खास तौर पे जो मशवरे दिए हैं, अगर वो नौजवान जिन्होंने उर्दू घर को चालू करवाने में बहुत मेहनत की थी, उनका जो मकसद था वो मकसद में वो कामयाब रहे, लेकिन आगे उस उर्दू घर में अपने कौम के नौजवानों ने किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए, इस और भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। ऐसा डॉक्टर सैयद सुजात साहब का मशवरा है आप लोगों के लिए। तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नई और मशहूर शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।